हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 वीडियो सेकंड में पढ़ेंगे थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अकाउंट्स करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उसको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, जो हमने कुछ स्टडी किए। और आज फिर आगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अदर्स करेंगे। ये हमारे पास 11 है। तो 11 में फर्स्ट है हमारा अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग एंटिटी क्या होती है, मैं आपको एक एग्जांपल द्वारा समझाना चाहूँगा कि सपोज कर लीजिए ये राम है, जो कि एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। बिजनेस का नेम रखा उसने मैंगी एंड ब्रॉस। तो राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो राम ने 1 लाख रुपीस लगाकर बिजनेस शुरू कर दिया। तो जो उसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको हम कैपिटल कहते हैं। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल काउंट या बैंक काउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो मेरा कहने का अभिप्राय पहले ये है कि राम और उसका बिजनेस ये दोनों अलग अलग हैं, इनकी सेपरेट एंटिटी है। क्योंकि जो भी लोग काम करेंगे वो बिजनेस के नाम से काम करेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल लेता हूँ कि आपने 10th पास की, जब आप स्कूल की फीस देते थे तो स्कूल की रसीद के ऊपर जो है किसी ऑनर का नेम नहीं लिखा होता था, किसी टीचर का नेम नहीं लिखा होता, प्रिंसिपल का नेम नहीं लिखा होता, आपके स्कूल का नेम लिखा होता था। उसी प्रकार जब भी हम बिजनेस में काम करते हैं तो जो बिल बना के दिए जाते हैं या किसी को रसीद बना कर देते हैं तो वो बिजनेस के नेम का आता है, ना कि राम के नाम पर। जो भी हम माल उधार खरीदेंगे या नकद खरीदेंगे तो उसके ऊपर मैंगी एंड ब्रॉस लिखा होगा, ना कि मिस्टर राम लिखा होगा। तो ये दोनों सेपरेट एंटिटी है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी, ना कि राम जो ऑनर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑनर से नहीं होगी। इसका ऑनर और बिजनेस दोनों सेपरेट हैं। ये विजिबल होता है और ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको हम ये मूवेबल तो नहीं होता। कल को कोई क्लेम करना है तो बिजनेस के नाम पर क्लेम किया जाएगा, ना कि राम पर, क्योंकि राम तो रिप्रेजेंटेटिव है और ये इमूवेबल होने के कारण कटहरे में तो जाके खड़ा नहीं होगा। अगर कोई केस चलता है उसकी जगह जाएगा कौन? राम जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। जो पैसा ये घर से लेके बिजनेस में डालता है उसको हम कैपिटल कहते हैं, जो कि बिजनेस की लायबिलिटी होती है, बिजनेस का बर्डन होता है, जो कि कुछ साल बाद वो राम को वापस करेगा विद इंटरेस्ट। तो जो इंटरेस्ट भी वापस करेगा उसको हम इंटरेस्ट ऑन लोन कहते हैं, जो बिजनेस का लॉस होता है। जब राम को कभी, राम कौन है? राम ऑनर ऑफ दिस बिजनेस, मैंगी एंड ब्रॉस का जो राम ऑनर है। तो अगर राम को घर में कुछ प्राइवेट पर्पस के लिए कैश की जरूरत है तो वो बिजनेस से कैश निकालता है, जिसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स करने के साथ उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। तो ये फिर अपना पैसा वापस भी मांगेगा और उसके साथ इंटरेस्ट भी मांगेगा उसका बिजनेस। ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसी को कहते हैं हम अकाउंटिंग एंटिटी और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। सेकंड पॉइंट है हमारा मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में क्या है? जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स होती हैं जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, वही बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। जो मनी में मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, इवेंट्स को मनी में हम मेजर नहीं कर सकते, ट्रांजैक्शंस को हम नहीं कर सकते, उनको इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जैसे कि ह्यूमन सोर्सेज हैं, तो वो बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसको हम मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस इवेंट्स लिखेंगे जिसको मनी में मेजर किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या चीज़ है? ये आपका, जो मैंने पहले आपको गोइंग कंसेप्ट करवाया था, तो गोइंग कंसेप्ट का मतलब क्या था? कंटिन्यू बिजनेस। तो हम मानकर चलते हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, 50 ईयर चलेगा, 40 ईयर चलेगा, 40 साल, 50 साल, 60 साल चलेगा। तो ये हमारा गोइंग कंसर्न होता है। तो
एंड जो हमारा 40 साल बिजनेस चलेगा, जब 50 साल बिजनेस चलेगा उसके बाद बिजनेस बंद हो जाता मान लीजिए, तो इसको हम लाइफ ऑफ बिजनेस कहते हैं, इसको हम लाइफ ऑफ बिजनेस कहते हैं। तो एंड ऑफ द बिजनेस हम उसका प्रॉफिट लॉस नहीं जानना चाहते, तो वो लाइफ ऑफ बिजनेस जो 40 साल चला या 50 साल चला उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। जैसे आपका बिजनेस पहले साल चला, दूसरे साल चला, तीसरे साल चला, चौथे साल चला, पांचवें साल चला, ऐसे 40 साल चलता है। तो ये हमारी लाइफ ऑफ बिजनेस है, जिसको हमने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो स्मॉल पार्ट में डिवाइड करते हैं वो हम 1 ईयर के अनुसार डिवाइड करते हैं, जिसको अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो ये एंड ऑफ द ईयर जो बिजनेसमैन है, जो ऑनर है, वो प्रॉफिट लॉस जानना चाहता है, ना कि एंड ऑफ द बिजनेस। हर साल हर वर्ष वो अपना प्रॉफिट लॉस जानना चाहेगा कि फर्स्ट ईयर के एंड पर कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सेकंड ईयर के एंड पर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये जानना चाहेगा। तो एंड ऑफ द ईयर वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। ट्रेडिंग अकाउंट उसका ग्रॉस प्रॉफिट बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका नेट प्रॉफिट बताता है, और जो बैलेंस शीट है उसके बिजनेस की पूरी पोजीशन जो है फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फुल डिस्क्लोजर्स। तो फुल डिस्क्लोजर्स का मतलब ऑल सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशंस को हम इसमें नोट करते हैं। जो भी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशंस होते हैं उसको हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहिए। जैसे कि हम बैलेंस शीट के एंड पर जो है कंटिंजेंसी लायबिलिटी शो करते हैं। कंटिंजेंसी लायबिलिटी क्या होती है? जो हमारा सडन जो है फ्यूचर में लॉस हो सकता है, हमें मालूम है आज लॉस नहीं हुआ, वो आने वाले समय में लॉस हो सकता है, तो उसको हम कंटिंजेंसी लायबिलिटी कहते हैं, जो कि बैलेंस शीट के फुट नोट्स में लिखी जाती है। लेकिन उसके जो फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट हैं वो उसको शो नहीं किया जाता, तो इसको हम फुल डिस्क्लोजर कहते हैं कि जितनी सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है उसको नोट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल जो है ये एक फुल डिस्क्लोजर्स की तरह ही है। मैं इसको भी एक एग्जांपल द्वारा समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कि मुकेश अंबानी है जिसका 100 रुपीज़ लॉस्ट हो जाता है। ये मुकेश अंबानी जिसका 100 रुपीज़ लॉस्ट हो गया, और ये एक बैगर है उसका भी 100 रुपीज़ लॉस्ट हो गया। तो मुकेश अंबानी के लिए 100 रुपीज़ की कोई खास वैल्यू नहीं है, वो इतना बॉदर नहीं करेगा कि उसका 100 रुपीज़ गुम हो गया। लेकिन जो बैगर है, तो बैगर का 100 रुपीज़ गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो सारा दिन बर्डन डाल के घूमता रहेगा, मेरा 100 रुपीज़ कहाँ गया, 100 रुपीज़ कहाँ गया, सारा दिन वरी करेगा। तो बैगर के लिए ये 100 रुपीज़ मटेरियलिटी है, लेकिन मुकेश अंबानी के लिए ये मटेरियलिटी नहीं है। लेकिन कोई भी छोटी से छोटी टर्म हो, हमने अकाउंट्स की बुक्स में उसको रिकॉर्ड करना है। अगर हमने प्रॉफिट लॉस करेक्ट जानना है, चाहे हमने एक पेन खरीदा, इंक खरीदी, स्टेशनरी खरीदी, कुछ भी छोटे से छोटा हमने सामान खरीदा, तो उसको हम बुक्स में लिखेंगे। वही मटेरियलिटी प्रिंसिपल होता है, ताकि हम करेक्ट प्रॉफिट लॉस जान सकें। नेक्स्ट हमारा आ गया प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो इसको एक एग्जांपल द्वारा समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट हो और आप आज अपना एग्जाम दे के आए हो। आपके मम्मा ने पूछा कि बेटा आपके कितने मार्क्स आएंगे, तो आपने कहा मम्मा मैंने 90 मार्क्स का किया है, 80 मार्क्स तो कम से कम मेरे आ ही जाएंगे। तो सेकंड पेपर पूछा मम्मा आज मेरा 85 का हुआ, तो कम से कम 75 आएंगे। जितना किया उससे आपने थोड़ा कम बताया। जब जितना किया आपने वहाँ तब बता रहे हो तो आप प्रूडेंट बन जाते हो, और यहाँ जितने मार्क्स बता रहे हो, कम बता रहे हो, ये कंजर्वेटिज्म बन जाता है। अर्थात आने वाला जो लॉसेस है फ्यूचर्स के, वो तो हम शो करते हैं भाई 90 में से 80 आएंगे, 10 नंबर का लॉस हो सकता है, वो तो शो करेंगे। 85 में से 75 आगे वो शो करेंगे, लेकिन आने वाला जो फ्यूचर में प्रॉफिट है उसको हम शो नहीं करते। इसीलिए इसको कहते हैं प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कि जब लॉसेस को, फ्यूचर के लॉसेस को शो किया जाएगा जो अभी हुआ नहीं, लेकिन प्रॉफिट लॉस को कभी भी हम प्रॉफिट को कभी भी शो नहीं करते। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पोस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल पोस्ट प्रिंसिपल।
तो कोस्ट कंसेप्ट में जितना भी हम बिजनेस में एसेट्स परचेज करते हैं उसको उसकी कोस्ट पर शो किया जाता है। मान लीजिए कि ये मेरा ऑफिस का जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग मैंने 5 लाख की खरीदी, तो ना तो मैंने इसको बेचना है, अगर मैं नहीं बेच सकता तो ये 2 साल 4 साल 10 साल 5 लाख की रहेगी। इसकी वैल्यू तो तब होगी ज़्यादा जब इसको मैं सेल करूँगा, तो वो मार्केट वैल्यू को शो नहीं किया जाता, ऑलवेज कोस्ट वैल्यू को ही शो किया जाता है। साथ में उसका डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाता है। जैसे आपने मशीन 50,000 की खरीदी, 10% डेप्रिसिएशन लगा 5,000, तो उसकी वैल्यू 45,000 जो है हम अपना ईयर के एंड पर शो कर देंगे। उसकी कोस्ट वैल्यू को शो किया जाता है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू को शो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मैचिंग कंसेप्ट। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या है, हम जितनी भी रेवेन्यू सेल करते हैं तो उसके साथ जो हमारे रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं उसको डिडक्ट कर दिया जाता है। जैसे मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा, कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, सेलिंग एक्सपेंसेस खर्चा किया, तो रेवेन्यू से वो माइनस कर दिए जाएंगे, तो नेट इनकम जो बचेगी, तो इस जो हम इसके दूसरे के साथ रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम को शो करते हैं तो उसको कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। उसके बाद आता है हमारा डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल। तो डुअल एस्पेक्ट और डुअलिटी प्रिंसिपल में क्या है कि जो भी ट्रांजैक्शंस की जाती है वो डुअल में की जाती है। जैसे आपको लुका ने बताया था कि जो कि हमारे अकाउंट्स के फादर हैं, कि जो भी अकाउंट्स का काम किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर किया जाता है। जो चीज़ हमारे पास आ रही है उसको हम डेबिट करते हैं, जो चीज़ जा रही है उसको हम क्रेडिट करते हैं। सपोज कर लीजिए कि मैं एक बुक सेलर हूँ, तो मुझसे किसी ने बुक खरीदी, तो मेरे पास पैसा आ गया तो मैं लिखूँगा कैश काउंट डेबिट, और मैंने बुक सेल कर दी तो लिखूँगा टू सेल्स काउंट। तो जितनी अमाउंट आई है उतनी ही अमाउंट की बुक चली गई। तो डेबिट और क्रेडिट जो होता है इसकी अमाउंट इक्वल होती है। डेबिट वर्ड डेबिटो से बना है और क्रेडिट वर्ड क्रेडिटो से बना है, तो ये डेबिट और क्रेडिट वर्ड इक्वल होते हैं और जो हर ट्रांजैक्शंस को डुअल में किया जाता है, इसलिए कहते हैं डुअल प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा रेम्युनेशन कंसेप्ट। ये अक्रूवल बेसिस कंसेप्ट के ऊपर होता है, अर्थात जब हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं उसी वक्त उसकी एंट्री जो है बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है, कैश बेसिस पर नहीं की जाती। मान लीजिए कि मैंने राम को माल सेल किया, गुड्स सोल्ड टू राम 10,000, इसका अभिप्राय क्या है कि राम को उधार माल बेचा है। मैं उस वक्त एंट्री नहीं लिखूंगा जब वो मुझे पैसे देके जाएगा, मैं आज ही उसकी एंट्री लिखूंगा कि मैंने राम को माल उधार बेचा, तो उसकी एंट्री आज क्रेडिट सेल में लिखी जाएगी। तो ये हमारा रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट जो अक्रूवल बेसिस कंसेप्ट होता है, इसमें हम प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अक्रूड इनकम है, रिसीव्ड इनकम, एडवांस जो है, ये सभी बातें इसमें लिखी जाती है, जिसको हम रेवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट कहते हैं। लास्ट पॉइंट है वेरिफिएबल ऑब्जेक्शन कंसेप्ट। जो हमने अकाउंट्स का काम किया है वो वेरिफिएबल होना चाहिए, अर्थात अगर मैंने आपको बोला कि 5 लाख की सेल हो गई, तो जब अकाउंट्स को कोई ऑडिट करता है तो उसके पास 5 लाख के बिल होने चाहिए। मैंने कहा 10,000 बिजली का बिल भरा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा है, तो मेरे पास 10,000 के इलेक्ट्रिसिटी बिल होने चाहिए, तो दोनों तभी वेरिफिएबल होंगे। तो वेरिफिएबल जैसे कैश मीमो के साथ, बिल्स के साथ, वोचर्स के साथ किया जाता है, ये हमारा एक एविडेंस होता है, इसको हम कहते हैं वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। तो ये 11 जो प्रिंसिपल थे जो मैंने आज आपको बताए। तो आज की वीडियो में इतना ही बेटा, इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय बेटे, थैंक यू।